थोड़े चार्ज अप हो जाओ यार। मैं ऐसे पूछूंगा आर यू एक्साइटेड, तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए? यस वी आर डैम एक्साइटेड। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी एजुकेशन। तो थंबनेल देख लिया होगा भाई सब लोगों ने। हाँ, तो मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा सॉल्यूशन चैप्टर के, क्लास 12 जो है अपना। और ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने स्पेशली छांटे हैं, जो जेई में आते हैं या आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, मतलब पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। होप आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो से, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा जब आप न्यूमेरिकल्स देखोगे। यहाँ पे हर टाइप के न्यूमेरिकल कवर करे जाएंगे कि जेई में किस टाइप के आ चुके हैं, किस टाइप के आ सकते हैं, या बोर्ड में किस टाइप के आ चुके हैं और किस टाइप के आ सकते हैं। नीट वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेई और नीट में लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेवल का। तो अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं जो अपने 100 क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में रहेंगे। हो सकता है वो एमसीक्यू हो सकता है वो सब्जेक्टिव हो सकता है वो फिल इन द ब्लैंक हो। बात समझ रहे हो सकता है ट्रू फॉल्स हो सकता है पैसेज वाला भी हो। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं रहेगा अपने साथ। तो फिर चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर। आपसे क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से आप ये बताएं 1 एटमॉस्फेयर पे फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। यानी मैं बोलूं अगर वाटर मेरा 0 डिग्री पे फ्रीज होता है और मैं उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दूं तो वो -2 -3 हो सकता है -4 पे फ्रीज हो, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे अगेन देखो आपके पास सॉल्वेंट का कोई जिक्र नहीं करा है उसने, तो आप ये मान के चलोगे चारों केसेस में सॉल्वेंट क्या रहा है आपका सेम। अब हम ये बात जानते हैं डेल्टा जो टीएफ होता है, मैं लिखूं देखो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या आप लोगों को? आई के एफ इंटू एम। तो यहाँ देखो चारों केस में जो अपनी मोलैलिटी है वो क्या है, यहाँ पे देखो सेम है क्या कि डिफरेंट है? सेम है ना भाई। तो एम जो है वो चारों केसेस में सेम है। अच्छा के एफ की वैल्यू भी सेम रहेगी क्योंकि सॉल्वेंट क्या है अपना सेम है। तो अब बात सारी की सारी आ जाती है इस आई वाले फैक्टर पे, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? वेंट होफ फैक्टर। तो जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें डिप्रेशन क्या होगा? ज्यादा। जिसमें डिप्रेशन होगा ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। देखो ये लॉजिक समझ आता है सब बच्चों को। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि जिसमें आई की वैल्यू होगी ज्यादा उसमें डिप्रेशन क्या होगा? ज्यादा। जिसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमें ये जज करना है कि सबसे कम डिप्रेशन किसमें होगा। सबसे कम डिप्रेशन उसी में होगा जिसमें आई की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम। तो NaCl के लिए आई कितना होता है? 2 होता है। देखो मैं आपको ये बता चुका हूं आई कैसे निकालते हो आप। तो जिनको नहीं समझ आ रहा है वो कृपया करके मेरी वेंट फॉर फैक्टर वाली वीडियो देखें, तो आपको सब समझ आएगा। BaCl2 के लिए आई होता है अपना 3। शुगर भैया के लिए आई क्या होता है अपना? शुगर ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है, तो उसमें क्या होता है? सबका मालिक एक। और FeCl2 में भी आई क्या होता है अपना 3, क्योंकि डिसोसिएट होता है अपना Fe2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो आप ये देखो सबसे कम आई की वैल्यू कहाँ पे है? शुगर के लिए है। तो जो सबसे कम डिप्रेशन होगा वो किस केस में होगा? शुगर के केस में होगा। तो यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा किसका होगा? शुगर का होगा। और तो आंसर क्या हो गया अपना? शुगर हो गया। अगर यहीं पे पूछ लेते कि सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा तो उसके लिए फिर ये सी और डी दोनों ही बराबर के हकदार है। क्यों? दोनों में आई की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है और सबसे ज्यादा है 3। बात समझ रहे हो ना? चलो भाई, ना समझ आए तो कमेंट तो है ही आपके लिए, बता देना कमेंट में मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अ सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.821 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। तो कोई सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है अपने को? 0.821, और कितने टेम्परेचर पे? 300 केल्विन पे। और हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो? उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो क्या हम बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं क्या? बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं हम? पाई किसके इक्वल होता है? ICRT। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि सॉल्यूट अपना कैसा है, इलेक्ट्रोलिटिक है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है,
तो आप क्या मान के चलेंगे, जो अपना सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, सबका मालिक एक। बात समझ आई आप लोगों को। तो आई को क्या मान के चलोगे आप, बाय डिफॉल्ट 1 मान के चलोगे यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू देखो कितनी गिवन अपने को, 0.821, और आई कितना है 1, कंसंट्रेशन मालूम नहीं। आर बाबा की वैल्यू क्या होती है एटीएम वाली, 0.0821, वेरी गुड। टेम्परेचर कितना है 300। तो सबसे पहले देखो ये डेसिमल हटा लेते हैं, तो डेसिमल बड़े परेशान करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ देखो 821 से 821 कैंसिल हो गया बड़े प्यार से, और यहाँ पे देखो 3 से ये कितना कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। तो होगा क्या, यहाँ पे जो C है उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो C इज इक्वल्स टू, ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर, वेरी गुड, और ये 300 कहाँ आएगा नीचे। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस पे, तो अब ये क्या आ गया 1/30। मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या 100, और नीचे भी 100, तो ये कितना हो जाएगा देखो 3.33, कितना हो जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.033 मोलर, क्योंकि जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसमें कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है मोलैरिटी, और बाकी सब में कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है मोलैरिटी। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ आए आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन चले क्या, क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल बॉयल एट द हाईएस्ट टेम्परेचर। आप ये बताएं इनमें से कौन सा जो सॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो एक बात समझना, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है हमें, वाटर दिया हुआ है क्या। चारों केस में सॉल्वेंट क्या प्रेजेंट है, बोलो मेरे साथ, वाटर। तो चारों केस में केएफ की वैल्यू क्या होगी, सेम, वेरी गुड, देखो याद है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। अब हम ये जानते हैं कि अपना सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, और हम उसमें क्या निकालते हैं, एलिवेशन इन बीपी। तो जिसमें एलिवेशन सबसे ज्यादा होगा, क्या कह रहा हूं मैं, जिसमें एलिवेशन सबसे ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बोलो सबसे ज्यादा, वेरी गुड। तो अब कहानी वही फंसती है आके, देखो सब में चारों केसेस में कंसंट्रेशन क्या गिवन है आपको, सेम गिवन है। हम ये बात जानते हैं बचपन से भली भांति, डेल्टा टीवी क्या होता है अपना, आई के बी इंटू एम। के बी और एम की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। जिसमें आई की वैल्यू होगी ज्यादा उसमें एलिवेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसमें एलिवेशन ज्यादा उसका बीपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। NaCl के लिए आई कितना होता है, बोलो सारे, जयकारा लगाएंगे मेरे साथ, 2। इसके लिए कितना होगा आई, 3। इसके लिए कितना होगा आई, 4, और इसके लिए कितना होगा आई, 3 ही होगा। दोनों ये रिश्तेदार हैं आपस में, भाई बहन, कजन होते हैं ना, कजन। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए आ रही है, Na3PO4। तो यानी कि इस केस में जो एलिवेशन है वो क्या होगा अपना, सबसे ज्यादा एलिवेशन होगा, सबसे ज्यादा, तो इसका बीबी भी क्या होगा, बोलो सबसे ज्यादा, और जीत गए हम जंग। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हमें ये पूछता कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो किसका होता, वो NaCl का होता, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू क्या है, सबसे कम। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। कहता है if alpha is the degree of dissociation of Na2SO4, the Van 't Hoff factor used for calculating molar mass is question mark। हमसे Van 't Hoff factor पूछना चाह रहा है वो क्या कह रहा है कि अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसका, Na2SO4 का। तो बात समझना, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि Na2SO4 को जरूर ऐसे सॉल्वेंट में डाला होगा जहां पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, बोलो मेरे साथ, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा होगा, इसीलिए हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो चलो भाई फिर करते हैं अपना Na2SO4 को करवाते हैं डिसोसिएट, और तो क्या ही है, अब पाप करे हैं तो भोगने तो पड़ेंगे ही अपने। Na2SO4 कैसा टूटता है, 2Na प्लस, और साथ में क्या होता है SO4 2 माइनस। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये 1, ये कितना होता है, बोलो 0 0। फिर यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस अल्फा, इधर कितना बनेगा 2 अल्फा, इधर कितना बनेगा अल्फा, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है यहाँ 2 लिखा है, वही भेदभाव नहीं। आई क्या होता है, इन तीनों का सम कर देते हैं क्या, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। एक अल्फा से अल्फा होता है ना, अल्फाज से अल्फाज, मेरे तो तकरार हो गया, वही हो गया। तो आई कितना आ गया यहाँ पे 1 प्लस 2 अल्फा।
सब बच्चों को समझ आए दोनों क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ते देखो क्या कह रहा है अपन ऐसे, कहता है ना मिक्सचर ए एंड बी कंपोनेंट शो नेगेटिव डेविएशन एज, कह रहा है ये जो ए और बी का अपना है सॉल्यूशन है वो क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या उसमें डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो होता है? कतई गलत है, ये तो पॉजिटिव डेविएशन की बात हो गई। क्या डेल्टा वी लेस देन जीरो होता है? देखो नेगेटिव है ना, नेगेटिव यानी लेस देन जीरो, तो यानी बी ऑप्शन क्या है अपना करेक्ट है। अच्छा सी क्या कहता है, ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी। भाई ये केस होता तो है लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में होता है, नेगेटिव में नहीं होता। और लास्ट क्या है, नन ऑफ दी अबव, ये तो है ही नहीं। तो ये समझ आया सब बच्चों को? सीधा ये तो मेमोराइज वाला क्वेश्चन था कि आपको याद है तो आप कर लोगे। अगला देखो कहता है फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट AXBY द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैन बी गिवन एज। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम पहले डिसोसिएट करवाएंगे, हमसे अल्फा पूछ रहा है कि अल्फा कैसे निकालोगे आप। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा देखो, मैंने भी इक्वल लगा दिया यहाँ पे, मैथ बना दिया मैं। एक्स ए प्लस और वाई बी माइनस, हम वही लेंगे स्टार्टिंग में, ये वन, ये कितना जीरो जीरो, फिर ये कितना हो जाएगा वन माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा अपना एक्स अल्फा क्योंकि एक्स लिखा हुआ है आगे, और ये कितना हो जाएगा वाई अल्फा। तो आई किसके इक्वल होगा देखो यहाँ से, आई इज इक्वल टू, वेरी गुड, वन माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। हमें तो अल्फा निकालना है यहाँ से। इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, अल्फा कॉमन दिख रहा है क्या? तो आई इज इक्वल टू वन, अच्छा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा वन माइनस एक्स माइनस वाई। और देखो इस पूरी टर्म को ले आओ इधर, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा वन माइनस एक्स माइनस वाई, आई को ले जाओ उधर तो क्या हो जाएगा ये वन माइनस आई। तो अल्फा क्या आ गया यहाँ से, वन माइनस आई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन समझ आया सबको? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, एकदम केक वॉक बोलते हैं ना जिसे। तो फिर अभी चलते हैं आगे की तरफ और बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे थोड़ी सी ताकि बोर ना हो आप लोग। सेवंथ क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बोर्ड में आने का चांसेस पूरे पूरे इस क्वेश्चन के, और जेई में भी आ सकता है। कहता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन द वेपर अबाउट अ सॉल्यूशन। हमें क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है, किसका बताना है, एसीटोन का बताना है। कौन से फेस वाला बताना है, वेपर फेस वाला बताना है। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.5 मोल्स ऑफ एसीटोन, कितना एसीटोन डिसॉल्व कराया आपने, 0.5 मोल करे हैं, और 1 मोल ऑफ इथेनॉल, दोनों का प्योर स्टेट में क्या गिवन है हमें, वेपर प्रेशर गिवन है। तो याद है आपको ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम राउल्ट्स लॉ की हेल्प लेते हैं और हम क्या निकालते हैं, टोटल प्रेशर। क्या निकालते हैं सबसे पहले, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालने के लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन की, किसकी जरूरत पड़ेगी बोलो, मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले निकालता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। ये हम बात कर रहे हैं वेपर फेस वाली, एक्वस फेस वाली, वेपर फेस की तो बात हम बाद में करेंगे जब अपने पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन क्या होगा, एसीटोन के मोल कितने अपने पास 0.5 और टोटल मोल कितने हैं 1 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा ये 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 विच इज 1/3। अगर एसीटोन का मोल फ्रैक्शन 1/3 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा बोलो, 2/3 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट है अपना। तो अब हम निकालते हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के लिए राउल्ट्स लॉ लगाएंगे सारे बच्चे। पीटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन विच इज 1/3 इनटू में एसीटोन का प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर, यानी कि कितना है अपने पास 345 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल विच इज 2/3 इनटू में इथेनॉल का प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर विच इज 59.8। इसको देखो मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूं अपने कैलसी की हेल्प से, अपना कैलकुलेटर भैया है बहुत बढ़िया, तुरंत तुरंत आंसर देते हैं। तो ये आ जाएगा अपना 115 और ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 39.86। तो टोटल प्रेशर जो है वो आ गया अपना 154.86 और यूनिट क्या आएगी इसकी, टॉर, क्योंकि सारा प्रेशर अभी किसके अंदर था अपना, टॉर के अंदर था।
तो ये आ गया टोटल प्रेशर। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। तो हम कैसे निकालते थे याद है? मैं अगर वाई मान लू मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन वेपर फेस इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो? क्या होता है ऊपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एसीटोन, नीचे क्या होता है यहाँ पे टोटल प्रेशर। तो एसीटोन कितना प्रेशर लगा रहा है? 115, यही है ना? एसीटोन का मोल फ्रैक्शन कितना था? 1/3। और एसीटोन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था? 345। तो एसीटोन का प्रेशर कितना है? 115। तो वाई ऑफ एसीटोन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन वेपर फेज कितना होगा? 115। देखो जिसको दिक्कत है इस क्वेश्चन में वो राउल्ट्स लॉ वाली वीडियो जरूर देख ले एक बारी मेरी, वहां मैंने और ज्यादा डिटेल में समझाया है इस चीज को कि डाल्टन्स लॉ लगाएगा, क्या लगाएंगे हम, कैसे करेंगे। इसको कर देते हैं सॉल्व 115 और डिवाइड करना है इसको 115 को डिवाइड करना है 154.86। तो ये आ जाएगा आपका जो मोल फ्रैक्शन है एसीटोन का, ये आ जाएगा 0.74। कितना आ जाएगा? 0.74। और ये जो मोल फ्रैक्शन आया है ये कौन से फेस का आया है? वेपर फेस का आया है। एक्वस फेस में तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही दिया था नॉर्मल तरीके से। तो मैंने ये भी बताया था अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? एजोड्रॉप बोलते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे ये सेम है? नहीं है। ये कितना आएगा? इसको करें तो 0.33 और ये कितना है? 0.74। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करेगा। बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपना, बोर्ड के लिहाज से भी और जेई के भी लिहाज से। 8th क्वेश्चन रीड करेंगे फिर इसी बात पे। तो क्या कहता है अपने को? 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज आइसोटोनिक विद। हमें 4 ऑप्शन दिए, हमें बताना क्या है उसे कि ये जो यूरिया सॉल्यूशन है वो किसके साथ क्या होगा? अपना आइसोटोनिक होगा। तो इसका सीधा सीधा लॉजिक क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। उसने टेम्परेचर तो फिक्स कर दिया है, आर की वैल्यू वैसे ही फिक्स होती है। तो जिस केस में आई इंटू सी का प्रोडक्ट, क्या कह रहा हूं मैं? जिस केस में आई इंटू सी का प्रोडक्ट यूरिया के आई इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उन्हें हम प्यार से क्या बुलाते हैं? बोलो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वही तो पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसमें घबराना काहे का? तो यूरिया के लिए हम पहले आई इंटू सी निकाल लेगा, तो इधर साइड में करते हैं उसको। तो आई इंटू सी फॉर यूरिया। तो देखो यूरिया जो है अपना वो सबका मालिक एक है, ना तो वो एसोसिएट होना पसंद करता है किसी के साथ, ना ही वो डिसोसिएट होता है। और कंसंट्रेशन कितने की बना यूरिया भैया की? 0.1 मोलर। तो 0.1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो I इंटू सी का प्रोडक्ट कितना है यूरिया के लिए? 0.1 है। अब बारी बारी से निकालते हैं प्रोडक्ट I इंटू सी का। सबसे पहले A के लिए निकालते हैं। देखो I कितना है इसके लिए? NaCl है, NaCl के लिए I कितना होता है? 2। और ये कितना है? 0.1। तो ये कितना आ गया? 0.2। ओ ये तो काम गड़बड़ हो गया भाई। सेकंड को देख लेते हैं फिर, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज भी क्या होता है अपना? सबका मालिक एक, ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। वेरी गुड। और कंसंट्रेशन कितना है इसका? 0.1। तो ये कितना आ गया? 0.1 आ गया। अब देखो KCl को चेक कर ले एक बारी भाई। चेक करने में क्या जाता है? KCl का आई कितना है? 2। और ये कितना है? 0.02। तो कितना हो जाएगा? 0.04। और लास्ट में बचा अपना BaCl2। आई कितना होता है इसके लिए? 3। और 0.1 तो कितना हो गया? 0.3। तो आप देखो ये किससे मैच खाता है? 0.1 बी वाले ऑप्शन से मैच खा रहा है, बी यानी ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इस यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है अपना? सेम है। क्या है अपना? बोलो सेम है। क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट चिपका देना, आया तब भी चिपका देना, मुझे तो मालूम चले कम से कम। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये बहुतों को अजीब भी लगेगा ये सवाल। देखो कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन है अपने पास? 1% है, 20% गैस नहीं है। ऑफ CnO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट इन वाटर विल बी। कह रहा है ये आपने वाटर में ये डाल दिया है। प्योर वाटर अगर होता तो फ्रीज कितने पे होता है? वो 0 डिग्री पे होता है। बच्चा बच्चा ये बात जानता है। लेकिन उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? सोल्यूट ऐड कर रहे हो।
तो सोल्यूट ऐड करने से जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस, यानी क्या होगा, 0 से कम। अब यहाँ पे बस यही ऑप्शन छांटना है, कहता है बिलो 0। अरे वाह, इससे आसान सवाल क्या होगा, 0 नहीं हो सकता, सोल्यूट ऐड करा है। 1 डिग्री कतई नहीं हो सकते ये दोनों, तो क्यों, क्योंकि जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट है वो एलिवेट थोड़ी होता है, वो डिप्रेस होता है, 0 से कम होगा, बढ़ेगा थोड़ी। तो बात समझ में आई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 10th क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो इसी बात पे कहता है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड। तो आप वो बताएं जिस टेम्परेचर पे लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है, क्या बोलते हैं उसे, 11th में पढ़ा था हमने ये, और मैंने शायद से आपको सॉल्यूशन में भी बताया होगा। उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर क्या होगा इसका, बीपी होगा जी, समझ गए। अगला देखें इसी बात पे, उबास या तो मारो मत और एकदम चार्ज अप हो जाओ। तो चलो, मुश्किल लगे ना भाई, तुम्हें तो सिर्फ पढ़ना है, किसी ने तो बनाया है ये, समझ रहे हो। कभी भी मुश्किल लगे तो सोचना तुम्हें तो सिर्फ पढ़ना है, किसी ने तो बनाई है ये चीज। चलो आ जाओ फिर। कहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, बीच में मैंने हल्के क्वेश्चन इसीलिए डाल दिए, नींद ना आए, क्योंकि इसके बाद फिर से भारी सवाल आएंगे कैलकुलेशन वाले। कहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl शैल बॉयल एट, NaCl है सॉल्यूशन, एक्वस है, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट क्या है अपना, पानी 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 है ना, वाटर है। वाटर कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे होता है। उसमें आपने सोने पे सुहागा वाली बात कर दी, NaCl और डाल दिया, तो NaCl के डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। NaCl डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना 100 से। तो यहाँ देखो क्या है, 100 डिग्री, कतई गलत, बिलो 100 हो ही नहीं सकता, अबव 100, हाँ यही तो था जिसको थी मेरी नजरों को तलाश। यही तो वो ऑप्शन है जिसे मेरी निगाहें ढूंढ रही थी। 99.9 भी नहीं हो सकता। लॉजिक क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, देखो है ना प्यारे प्यारे सवाल, काश ऐसे सवाल बच्चे सोचते हमारे एग्जाम में आ जाए ना, बल्ले बल्ले हो जाए। चलो, कहते हैं which of the following colligative properties is associated with the concentration term molarity। आपको ये बताना है कौन सी colligative property में आप molarity यूज करते हैं। तो पहली अपनी lowering in vapor pressure, ये lowering in vapor pressure नहीं होता, ये RLVP होता है, मतलब relative lowering in vapor pressure। तो इसमें कौन सी टर्म यूज करी जाती है, याद है क्या आपको, मोल फ्रैक्शन यूज करी जाती है इसमें। अपना बी ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर, फंस गया बेचारा, गरीब आदमी है। यहाँ पे सी क्या होता है, मोलैरिटी। बाकियों को भी चेक कर ही लेते हैं, लगे हाथ उन्हें क्यों छोड़े जब क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या यूज होती है, मोलैलिटी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या यूज होती है, मोलैलिटी। तो लॉजिक क्लियर हुआ, थोड़ी सी नींद खुली तुम लोगों की, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे। कहता है डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, hydration energy is less than lattice energy, hydration energy is equals to lattice energy, none of the above। तो ये क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आएगा, ये लैटिस और ये हाइड्रेशन किस चिड़िया का नाम है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ देखो समझते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, मान लेते हैं अपने पास NaCl है, NaCl का 1 मोल है, तो जो इसको तोड़ने में एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं उसको, लैटिस। लैटिस क्या कहती है कि आप 1 मोल ले किसका, सॉलिड का, 1 मोल ले किसका, सॉलिड का, उसको उसके आयंस में तोड़े और आयंस को लेके जाएं गैसियस स्टेट में, तो उसको आप बोलते हो लैटिस एनर्जी, जितनी एनर्जी लगेगी। यानी ये प्रोसेस हम बोले तो एंडोथर्मिक होता है, इसका डेल्टा एच क्या होता है, ग्रेटर देन 0, हमें एनर्जी खिलानी पड़ती है। अगर अब ये आयंस जो है वो कहीं से वाटर के अंदर चले जाएं, तो इसको क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। सोडियम जो है वो आयन अगर वाटर के अंदर चला जाए तो उसे वाटर मॉलिक्यूल ना चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे सेलिब्रिटी नहीं होती कोई, उसे चारों तरफ से पब्लिक घेर लेती है, ऐसे ही ये जो आयंस होते हैं इनको वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। सराउंड करेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, और जब भी नए बॉन्ड बनते हैं
क्या कह रहा हूँ, जब भी नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी हमेशा होती है रिलीज। क्या होती है, बोलो मेरे साथ, रिलीज होती है। यानी ये जो हाइड्रेशन वाला कार्यक्रम है ये अपना होता है एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है, लेस देन 0 है। अब पूरी प्रोसेस एक्सोथर्मिक कब होगी, मतलब डिसोल्यूशन में क्या होता है, अपना ये टूटता है, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, बॉन्ड बनते हैं और काम खत्म। तो पूरी प्रोसेस अपनी एक्सोथर्मिक कब होगी, जब जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लेटिस से क्या हो, खुद बताओ भाई आप लोग, ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए ना भैया हाइड्रेशन को, क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं एनर्जी मान लो निकली 50 जूल, हमें चाहिए थी 25 जूल, तो 25 जूल एक्स्ट्रा आ गई। अब एक्स्ट्रा इसका मतलब रिएक्शन कैसा हुआ, एक्सो हुआ। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, अगर जो मेरी हाइड्रेशन है वो ज्यादा होगी किससे, लेटिस से। मान लो उल्टा केस है, लेटिस अगर ज्यादा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा अपना ओवरऑल एंडोथर्मिक, मतलब हमें उसे एनर्जी खिलानी पड़ेगी और तब जाके वो डिसॉल्व हो पाएगा अपने सॉल्वेंट के अंदर। चलो भाई अगला न्यूमेरिकल अपने पास देखो, कहा था ना भी न्यूमेरिकल आने वाले हैं। कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 1200 ग्राम water given the freezing point of the solution is this and kf is this। देखो क्या हम फ्रीजिंग पॉइंट से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन किसके अंदर है, पानी के अंदर है। तो प्योर वाटर कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री पे होता है। सॉल्यूशन कितने पे फ्रीज हो रहा है, -4.02 पे। तो जो डिप्रेशन है वो कितना हुआ, सीधा सीधा 4.02 डिग्री का हो गया भाई, 0 से इतना ही तो कम हुआ है। और यूरिया है तो यूरिया ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है, तो इसके लिए क्या होगा, सबका मालिक एक, कोई भेदभाव नहीं, समझ रहे ना, नो पार्शियलिटी। और अपना जो है यूरिया का हमें क्या बताना है, मोल्स बताने हैं। चलो भाई, और वाटर कितना गिवन है हमें, 1200, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है हमें, बोलो सारे के सारे 1200। वेरी गुड। तो इतनी बात सब लोगों को समझ आती है। तो अब हम देखो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा टी एफ क्या होता है अपना, बोलिए सारे के सारे अपने हाथ ऊपर करके। मोलैलिटी आती है यहाँ पे, अभी इसको एम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के एफ की वैल्यू देखो हमें ऑलरेडी गिवन है 1.86, ये कितना है आपके पास 4.02, आई सबका मालिक है, के एफ 1.86। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन मान लूं उनको मैं, नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है अपने पास 1200। अब ये ग्राम में है तो ऊपर क्या कर देते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 0 से 2 0 कैंसिल, डेसिमल से ये डेसिमल क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा साफ। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 402, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इनटू में 12, और ये 186 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, और ये किसके इक्वल हो जाएगा n। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेगा अपने कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से इसलिए कर रहा हूँ भाई क्योंकि अपना टाइम बचेगा ना, वरना वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा अगर मैं कैलकुलेशन करने भी बैठ गया तो। n आ गया अपना 25.93। तो यानी इतने मोल जो है उसके अंदर यूरिया के प्रेजेंट अगर होंगे 25.93 है ना, इतने मोल अगर यूरिया के प्रेजेंट होंगे तो जो डिप्रेशन है वो कितना आएगा अपना 4.02 का आएगा, और जो अपना सॉल्यूशन है वो -4.02 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। दोनों न्यूमेरिकल क्लियर सब बच्चों को, कमेंट में बताना मेरे को। 15th क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस बार बोर्ड जो है थोड़ा भरा भरा लग रहा होगा, क्वेश्चन ही ऐसा था, क्या करें इंपॉर्टेंट है, लिखना तो पड़ेगा भाई। तो 15th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इन कोल्ड कंट्रीज लाइक कनाडा इथाइलिन ग्लाइकोल, अपना एक कंपाउंड है एक इथाइलिन ग्लाइकोल, इज एडेड टू वाटर इन द रेडिएटर्स ऑफ कार्स ड्यूरिंग विंटर्स, व्हाई। जो कनाडा जैसी अपनी कंट्री है उनमें क्या होता है, जो रेडिएटर होता है गाड़ी के अंदर उसमें क्या होता है, पानी भरा होता है, तो उस पानी के अंदर वो थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं बताओ क्यों करते हैं भाई। एक ऑप्शन तो हो सकता है उन्हें ऐसा करने में मजा आ रहा हो, या इथाइलिन ग्लाइकोल फ्री में बट रहा हो। तो देखो होता क्या है, अब कंट्री में क्या है, टेम्परेचर अराउंड 0 डिग्री रहता है वहां पे, तो जो वो रेडिएटर का जो पानी है यानी कि जो H2O है वो फ्रीज हो जाता है,
और अगर वो फ्रीज हो जाए तो क्या होगी गाड़ी के अंदर, दिक्कत हो जाएगी ना। समझ रहे हो, रेडिएटर में अगर जो पानी है वो फ्रीज ही हो गया तो वो करता क्या है, लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ पे, यानी ये क्या है, गलत। रिड्यूसिंग विस्कोसिटी, विस्कोसिटी से क्या लेना देना पानी को। देन अपना रिड्यूसिंग इन स्पेसिफिक हीट, गलत है जी। अच्छा मेन क्या होता है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि अब जो है मान लो पहले वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, तो वो 0 पे ना होके -2 डिग्री पे फ्रीज होगा। बाहर का टेम्परेचर कितना है, 0 है, और वो फ्रीज कितने पे होगा, -2 पे होगा। तो क्या वाटर फ्रीज होगा, नहीं होगा। और वो फ्रीज अगर नहीं होगा तो गाड़ी अपनी एकदम टनाटन चलेगी, मक्खन। समझ आई बात। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, जवाब बहुत ही छोटा है इसका। कहता है टू सॉल्यूशंस, ए कंटेनिंग FeCl3 एंड बी कंटेनिंग हमारा फेवरेट कंपाउंड पोटेशियम फेरोसाइनेट आर सेपरेटेड बाय SPM as shown in figure. If FeCl3 on reaction with this compound which is coordinate compound, हम 9th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये कंपाउंड अपना एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कहता है अगर FeCl3 इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। और ब्लू कलर किसकी वजह से प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से प्रोड्यूस करता है। देखो कितना भला इंसान है, आपको सारी चीजें बता रहा है कि ए जो चैम्बर है उसके अंदर FeCl3 है, बी चैम्बर के अंदर ये कंपाउंड है, दोनों के बीच में अपना SPM लगा हुआ है। और अगर FeCl3 रिएक्ट कर जाता है इससे तो ब्लू कलर बनता है। ब्लू कलर किस वजह से बनता है, इस कंपाउंड की वजह से बनता है। अब इसका मेन सवाल, द ब्लू कलर विल बी नोटिस्ड इन ए, ये कह रहा है कि ब्लू कलर आप किसके अंदर नोटिस करोगे, ए चैम्बर के अंदर नोटिस करोगे, बी चैम्बर के अंदर नोटिस करोगे, हो सकता है दोनों के अंदर नोटिस करो, या हो सकता है दोनों में से किसी में भी नोटिस ना करो। तो अब ये सवाल है अपना ऑस्मोसिस का। जिन्होंने ऑस्मोसिस वाली वीडियो देखी है मेरी, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली, वो आंसर समझ गए होंगे क्या होगा इसका। देखो दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं अपने, एक्वस है। दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं, एक्वस है। तो ऑस्मोसिस में होता क्या है, सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्यूट मूव नहीं करता। ये FeCl3 सॉल्यूट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सॉल्यूट है, तो ये आपस में मूव करेंगे ही नहीं। अगर मूव नहीं करेंगे तो क्या आपस में कभी रिएक्ट कर पाएंगे, नहीं करेंगे। और अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या कभी ये वाला कंपाउंड बनेगा, नहीं बनेगा। और ये कंपाउंड अगर नहीं बनेगा तो क्या ब्लू कलर आएगा, नहीं आएगा। तो कुल मिला के आंसर क्या है इसका, ब्लू कलर ना तो ए के अंदर अपीयर होगा, ना ही बी के अंदर अपीयर होगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बीच में SPM दादा खड़े हुए हैं, वो सिर्फ किसको पास होने देते हैं, सॉल्वेंट को पास होने देते हैं, सॉल्यूट को पास नहीं होने देते। तो देखा, खोदा पहाड़ निकली चुईया समझ रहे हो ना बात को। 17वां क्वेश्चन रीड करते, देखो इसी बात पे कहता है विच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कहता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बिल्कुल गलत, ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ BP, ये फ्रीजिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर तो है प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी है। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा इसका, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, देखो सारे के सारे। कहता है विच कैरेक्टराइजेस द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन अ लिक्विड। मान लेते हैं लिक्विड है ए, इसके अंदर ए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे तो क्या होगा, इसके वेपर ज्यादा बनेंगे। वेपर ज्यादा बनेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जब भी आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं इसका मतलब वेपर ज्यादा बनते हैं, और वेपर ज्यादा बनते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उस चीज का। और अगर आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के केस में इसके वेपर कम बनेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो कहते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट, वीक है यहाँ पे फोर्सेस, अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते तो हाई होता बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये तो रॉन्ग है सरासरी। कहता है हाई वेपर प्रेशर, बिल्कुल करेक्ट है जी। भाई अपने क्या है, ये कमजोर है, जो उनके बीच में फोर्सेस हैं तो वेपर ज्यादा बनते हैं उसके। अब वेपर ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। कहता है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, गलत है। और ये 11th का कंसेप्ट है, 11th पढ़ लेना जिसको, क्रिटिकल टेम्परेचर वो अपना स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर 5th में है ये। कहता है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, गलत है, लो हीट होगी इसकी।
क्योंकि वेपर ज्यादा बन रहे हैं। मतलब लो हीट क्यों होगी? क्योंकि जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो कमजोर है, आप थोड़ी सी हीट दोगे वेपर बन जाएंगे। तो हाई हीट किसके लिए होती है? जब आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रांग होते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 19 है ये। कहता है y ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ध्यान देने वाली बात क्या है? सब्सटेंस कैसा है? नॉन वोलाटाइल। ऑफ मोलर मास कैपिटल M। मोलर मास ये है, गिवन मास क्या है उसका? y है। इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन यानी सॉल्वेंट कितना गिवन है हमें? 250 ग्राम गिवन है। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज Kb। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या दिया हुआ है हमें? बोलो Kb गिवन है। तो पूछना क्या चाह रहा है हमसे? एलिवेशन इन इज बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय। हमसे वो पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर डेल्टा टीबी का एक्सप्रेशन बताएं। क्या पूछना चाह रहा है? बोलो डेल्टा टीबी का एक्सप्रेशन बताएं। देखो गिवन मास कितना है, डेटा लिख लेंगे पहले सारे का सारा, उससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। y ग्राम गिवन मास। मोलर मास कितना है इसका सॉल्यूट का? कैपिटल M। और सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है हमें? 250 ग्राम। सॉल्वेंट कितना गिवन है बोलो? 250 ग्राम। और हमें पूछा है एलिवेशन। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं क्या हम? क्या होता है देखो, आई इंटू में केबी इंटू में छोटा एम। तो उसने बोला है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है अपना। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे देखो इसने कोई अपने को जानकारी नहीं दी कि वो इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब भी ऐसा होता है हम क्या मान के चलते हैं कि वैल्यू सबका मालिक एक, 1 मान के चलेंगे यहाँ भी। तो जो डेल्टा टीबी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? देखो केबी, क्योंकि आई तो 1 हो जाएगा अपना। अच्छा यहाँ पे मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स कितने आएंगे? y डिवाइडेड बाय m। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 250। ये ग्राम में तो ऊपर 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे बताओ? तो डेल्टा टी भी क्या आ जाएगा यहाँ से? ये कैंसिल, 25 चौक कितना होता है? 100। तो आ जाएगा 4 kb y डिवाइडेड बाय m। सबको समझ आया? न्यूमेरिकल काफी सिंपल न्यूमेरिकल था। हमें डेटा गिवन है, हमने डेटा जो गिवन था वो पहले लिखा, देन अपना फॉर्मूला यूज करा है, सिंपल है, वैल्यूज पुट करी और काटा पीटी मचाई और क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। देखो क्या कहता है? फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। तो कहते हैं अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से प्रोटीन या फिर पॉलीमर का अगर मास निकालना चाहे तो चारों में से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सबसे बढ़िया रहती है? देखो इसका जो आंसर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये बोर्ड में काफी बारी क्वेश्चन आ चुका है और जेई में भी आ चुका है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी, रियली में भी है, कि रूम टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना क्या होता है? इजी होता है। बाकी सब में तो क्या है, लफड़ा है थोड़ा टेम्परेचर का, समझ रहे ना बात? तो इसका रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना इजी होता है। और ऐसा बोलते हैं अगर प्रोटीन या फिर जो अपना पॉलीमर है उसके अगर मास में थोड़ा भी चेंज होता है तो इस वाली प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा चेंज आता है। मतलब ये एक तरीके से बोलते हो ज्यादा सेंसिटिव है। क्या बोल सकते हैं इसको? बोलो ज्यादा सेंसिटिव है ना? चलो अगला देखते हैं फिर। तो कहता है इफ लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ए और बी क्या बना रहे हैं? आपके आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। दी पार्ट दिए हुए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज 0, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज 0। और बी या फिर सी, बी एंड सी मतलब दोनों सही हैं ये। तो हमने पढ़ा हुआ है आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या क्या होती हैं? डेल्टा एच क्या होता है? 0 होता है। डेल्टा वी भी क्या होता है? 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है भाई? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है वहां पे? 0 होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है अपना? 0। क्वेश्चन नंबर 22 रीड करते हैं। थोड़े चार्ज अप हो जाओ यार। मैं ऐसे पूछूंगा आर यू एक्साइटेड तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए? यस वी आर डैम एक्साइटेड। तो क्वेश्चन कहता है इसी बात पे 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.3। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिया है आप लोगों को? 0.3 दिया है। कहता है टेकिंग KF फॉर वाटर इज 1.86। KF की वैल्यू आपने ये लेनी है। फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सॉल्यूशन का।
पहले डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या डेटा गिवन है हमें। देखो सीधी सीधी मोलैलिटी गिवन है, तो m कितना गिवन है 0.2। उसके बाद हमें क्या गिवन है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा चाचा की वैल्यू गिवन है 0.3, और kf गिवन है हमें कितना बोलो 1.86। तो हमें अभी i निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, i कहाँ से आएगा, अल्फा से। देखो ये जो hx है ये कैसे डिसोसिएट होगा, बहुत ही प्यारा बच्चा है अपना, H प्लस प्लस एक्स माइनस, इनिशियली ये कितना 1, ये कितना 0, ये भी कितना 0, फाइनल क्या होगा इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, और I की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अल्फाज से अल्फाज मिले तो हो गया तकरार। 1 प्लस 0.3, तो I की वैल्यू फाइनली कितनी आई 1.3, कितनी वैल्यू आ गई I की वैल्यू 1.3। अब वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे अपना, पहले निकालेंगे हम डिप्रेशन, डेल्टा TF I KF इंटू M। I कितना गिवन है अपने को 1.3, KF कितना गिवन है अपने को 1.86, और मोलैलिटी कितने गिवन है अपने को 0.2। तो इनके डेसिमल हटा दे क्या पहले, डेसिमल क्या पंगे करते हैं, 100 और ये अपना 10, तो ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 इंटू 186, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4। इसको मल्टीप्लाई कर ले क्या, तो देखो साइड में मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, कह रहे हो तो आप 6 6 36, 6 8 48 3 51, 6 कम 6 5 11, 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, 2 2 कम 2 और 1 3, तो कितना आ गया ये आ गया 4836। तो ये कितना आ गया अपना 4836 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, डेसिमल शिफ्ट कर देंगे अपना वापस, तो कितना हो जाएगा ये 0.4836। ये डिप्रेशन आ गया। सॉल्यूशन कैसा है अपना, एक्वस है देखो, तो प्योर वाटर कितने पे फ्रीज होता है 0 पे, ये सॉल्यूशन कितने पे फ्रीज होगा, इतना कम कर दो, यानी अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट बात करूं तो कितना हो जाएगा -0.4836 डिग्री सेल्सियस। सबको समझ आया वाला क्वेश्चन, नहीं आया तो कमेंट खाली पड़ा है, कमेंट करके बताओ मेरे को, इंतजार किस बात का कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 रीड करेंगे, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2014 में ये आया था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। कहता है mx2 dissociates into n2 plus nx minus in an aqueous solution with a degree of dissociation of 0.5। ये जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है mx2, ये डिसोसिएट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या गिवन है, अल्फा गिवन है आपको 0.5। कहता है द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन टू द वैल्यू ऑफ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयोनिक डिसोसिएशन इज। हमें रेशियो बताना है, हमें एक बार फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है जब आयोनिक डिसोसिएशन प्रेजेंट है, यानी पहला केस। एक बार हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है जब अपना आयोनिक डिसोसिएशन नहीं है, इसका मतलब उस केस में वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, उस केस में हम I की वैल्यू क्या मानेंगे, सबका मालिक 1। तो 2 कॉलम बना लेता हूं मैं, पहले करते हैं इसकी बात जब आयोनिक डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे mx2 को डिसोसिएट करवा ही लेते हैं जब वो क्या ही रहा है, तो कैसे डिसोसिएट होगा, ये m2 प्लस 2x माइनस, ये देखो ये 1 माइनस है, ध्यान रखना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, अगर ये 2 माइनस होता तो बात बन जाती। इनिशियली ये 1, ये 0, ये 0, इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये 2 अल्फा हो जाएगा भाई। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा से अल्फा घर चले गए, I की वैल्यू 1 प्लस 2, अल्फा कितना गिवन है 0.5, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो डेल्टा TF क्या होगा इस केस में, इसको मैं आयोनिक लिख दूं क्या, कितना होगा I इंटू KF इंटू M। भाई देखो बाकी डेटा दोनों केसेस में सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, बस एक कह रहा है एक बार आप आयोनिक डिसोसिएशन को कंसीडर करें और एक बार आप आयोनिक डिसोसिएशन को कंसीडर ना करें। तो सेकंड केस में जो अपना डेल्टा TF है वो सिंपल यही आ जाएगा,
इसको मैं लिख देता हूँ नॉन। तो कितना हो जाएगा, I1 है बेचारा, KF है और M है। हमें इनका रेशियो बताना है। क्या आपको आंसर दिख रहा है क्या? तो डेल्टा TF आयोनिक कितना अपना, और अपॉन में डेल्टा TF नॉन आयोनिक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अपनी 2 इंटू KF इंटू M, और इसकी वैल्यू क्या है 1 इंटू KF इंटू M। तो आंसर कितना आ गया 2। और ये क्वेश्चन भी कौन सा था अपना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, बोलो इंटीजर ही आना चाहिए। सबको समझ आया ये वाला न्यूमेरिकल? अगला क्वेश्चन देख ले इसी बात पे कहते हो तो। सो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। अच्छा उससे पहले मैं बता दूं, आज अपन 25 ही करेंगे, वरना फिर आप मन ही मन मेरे को दुआएं दोगे ज्यादा कर लेंगे तो ये क्या है, अभी तो 25 कवर हो गए अपने, आज हो जाएंगे। देन 3 पार्ट और आएंगे इसके कंटिन्यूअस डे में। अभी तो फर्स्ट पार्ट है, देन सेकंड में हम करेंगे 26 से 50, थर्ड में करेंगे 51 से 75, और फोर्थ में करेंगे हम 76 टू 100। तो वैसे हम सेंचुरी लगा देंगे पूरी। तो क्वेश्चन रीड करेंगे इसी बात पे। कहता है व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोइक एसिड, फॉर्मूला गिवन है, इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, केएफ गिवन है बेंजीन का, अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 केल्विन इज ऑब्जर्व्ड, आपको डिप्रेशन गिवन है। कहता है फाइंड वेंट होप फैक्टर। देखो कितनी मासूमियत भरे सवाल पूछ रहा है आप लोगों से। तो क्या क्या गिवन है, गिवन मास कितना है इसका 20 है भाई, और मोलर मास अभी निकाल लेते हैं, इसका निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला गिवन है क्योंकि अपने को। तो टाइम बचाते हैं थोड़ा, कैलकुलेटर भैया का इस्तेमाल करेंगे, और ये हो जाएगा अपना 8 हाइड्रोजन और 16 दूनी 32। तो ये आ गया अपना 172। तो इसके मोल्स अभी छोड़ो, बाद में निकाल लेंगे जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन, हमें मालूम है डेल्टा TF क्या होता है, IKF इंटू M, यहाँ से हमें I मिल जाएगा। तो डेल्टा TF डिप्रेशन कितना गिवन है 2, और I मालूम नहीं, और KF कितना गिवन है बेंजीन के लिए 1.72। मोलैलिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे वो 20 डिवाइडेड बाय 172, और सॉल्वेंट कितना गिवन है अपने को 50 ग्राम। ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 1 0 से 1 0 उड़ा ही देते हैं। तो I का एक्सप्रेशन क्या है, यहां से देखो 2 इंटू 172 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1.72 इंटू 2, डेसिमल हटा दो 100। अच्छा ये 1000 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा क्या, तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000। बात समझ में आई? तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 172 से 172 साफ, ये 100 से 100 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, तो I सीधा सीधा कितना आ गया 0.5। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि जो अपना सॉल्यूट है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर जाके एसोसिएट हो रहा है, क्योंकि I की वैल्यू क्या है आपकी 1 से छोटी है ये। अच्छा एसोसिएट होने के साथ साथ वो क्या फॉर्म कर रहा है, डाइमर। ये मैंने आपको बताया था कि I की वैल्यू जब भी 0.5 है, इसका मतलब क्या फॉर्म कर रहा होता है, वो डाइमर फॉर्म कर रहा होता है। तो आज का नेक्स्ट और लास्ट सवाल क्या है, आउट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज और 2 मोलर ग्लूकोज विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब तो बता दो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी ज्यादा, क्योंकि ये तो सेम ही अपना दोनों केस में ग्लूकोज। तो 2 मोलर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा। और हम ये जानते हैं जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या होता है IKBM, I और K भी सेम रहेगा, तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा आपका क्या होगा एलिवेशन, जितना ज्यादा एलिवेशन उतना ज्यादा क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपको ये 25 क्वेश्चन समझ आया आज के, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो, कर दिया है तो वेल एंड गुड। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूंगा। और मुझे कमेंट में बताना आप लोग कि आप लोगों को बाकी चैप्टर्स के भी चाहिए क्या, ऐसे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपने जेईई और बोर्ड के लिए। आप कमेंट में बताओगे, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।